नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है? और देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि 38 दोषियों को। तो इस पूरे मैटर पर एक पहले से वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां पर जाकर आप इस पूरे मैटर को समझ सकते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है। दोषियों को आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और यूएपीए के तहत दोषी करार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि मुंबई में। तो आपको बता दें कि मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। 17 फरवरी को नवी मुंबई के बेलापुर जेट्टी से नई वाटर टैक्सी सर्विस लॉन्च हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बेलापुर जेट्टी का उद्घाटन किया, जबकि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, नाम याद रखना, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। इसकी लागत कितनी है? 8.37 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसे जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आधा आधा वहन किया है। 3 मार्ग हैं इसके लिए, बेलापुर से फेरी घाट और डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल, बेलापुर से एलिफेंटा गुफाएं और बेलापुर से JNPT। तो ये 3 रूट हैं इसके लिए, ठीक है। और शुरू में इन मार्गों पर 10 से 30 यात्रियों की क्षमता वाली 7 स्पीड बोट और लगभग 50 से 60 की यात्री क्षमता वाला एक कटमरैन चलेगा। और एक यात्री का किराया स्पीड बोट के लिए 820 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक होगा, और जो ये कटमरैन होगा ना, उसके लिए 290 रुपये ही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। हस्तनिर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में QR कोड आधारित तंत्र शुरू किया गया है? QR कोड आप समझ रहे होंगे, जब भी आप अपना फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजन पे वगैरह खोलते होंगे तो वहाँ पर आपको QR कोड मिलता है ना स्कैन करने के लिए, तो उसको आप स्कैन करते हैं। बस वही QR कोड इन कालीनों पर लगा रहेगा। जब आप इस पर जो है स्कैन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये असली है, नकली है। कई बार होता है ना कि लोग जो नकली चीज़ें होती हैं उसको हाथ से बना हुआ बताकर काफ़ी ऊँचे दामों में उसे बेच देते हैं। तो फिलहाल आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हस्तनिर्मित कालीन बनते हैं वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, जम्मू कश्मीर। तो वैश्विक स्तर पर जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए अपनी पहचान है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर से कम 25 देशों में कालीनों का निर्यात किया जा रहा है। 2020-21 में जर्मनी को 115 करोड़ रुपए, USA को 34 करोड़ रुपए, UAE को 36 करोड़ रुपए और नीदरलैंड को 22 करोड़ रुपए के कालीन भेजे गए, निर्यात किए गए। जर्मनी ने सबसे अधिक कालीन मंगाए हैं, 115 करोड़ रुपए का। जम्मू कश्मीर में हस्तनिर्मित कालीन के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए अपनी तरह का पहला QR कोड आधारित ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है। जरूर याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2021 को जीता है? देखिए फ्रेंड्स, फुटबॉल को अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया में इसके लिए जो अपनी अपनी लेवल की दीवानगी है, बहुत सारे क्लब भी बने हुए हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। तो जब फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है ना, उसके पहले फीफा का एक क्लब वर्ल्ड कप होता है, फीफा क्लब विश्व कप।
तो इसका आयोजन किया गया है और इसको जीत लिया है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश क्लब है चेल्सी, यही रहा विजेता फीफा क्लब विश्व कप 2021 का। और उप विजेता यानी कि इंग्लिश क्लब चेल्सी ने हराया था ब्राजील के क्लब पालमेराज को। और ये भी याद रखना कि चेल्सी ने पहली बार फीफा क्लब विश्व कप को जीता है। इसका आयोजन हुआ था अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में। अब एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि फीफा विश्व कप से पहले फीफा क्लब विश्व कप होता है, ठीक है। और फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये कतर में होने वाला है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट आरोहण को स्टार्ट किया गया है? प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? केरल, आंध्र प्रदेश, असम या तमिलनाडु? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि असम में। तो असम सरकार छात्रों के पूर्ण विकास के लिए एक 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। इसके माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करने के साथ उनके कौशल को सुधारने के लिए काम किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट आरोहण। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के संबंध में गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टाटा स्ट्राइव की सीईओ अनीता राजन से मुलाकात की और सीएम ने परियोजना के लिए टाटा ग्रुप से सहयोग की मांग रखी है। प्रोजेक्ट आरोहण एक ऐसी पहल है जो दूरस्थ, ग्रामीण और गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान और उनके एकेडमिक कैरियर की निगरानी के लिए है। आरोहण पर एक वेब पोर्टल भी स्टार्ट किया गया है। बात हो रही है असम की, राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है असम। जो मुख्य झीलें हैं हफलोंग, चंडूबी, डिपाली पुखरी, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई, दीपोर झील और सोनबिल। 7 नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक जो नेशनल पार्क हैं वो असम में ही हैं। तो देखो यहाँ पर 2 नए बने हैं, कौन कौन से याद है? एक दिहिंग पटकई और रायमोना। पहले 5 थे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा। और यहाँ पर ओरंग के पहले जो नाम था राजीव गांधी का वो हटा दिया गया, इसका नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। तो अब ये ओरंग नाम से ही जाना जाता है। काजीरंगा को आप जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है इसे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है। और कुल मिला के असम में जो जिले हैं उनकी संख्या 33 है। विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। किस राज्य सरकार ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये समझौता किया गया है हिमाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अब इससे क्या होगा कि देखो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एरिए हैं जो कि हिली हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि दवाओं का जो मतलब दवाओं की जो डिलीवरी होती है काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसको अब हवाई मार्ग से डिलीवर किया जाएगा ताकि लोगों तक सही समय पर दवाएं पहुँच सकें। और इसके लिए जो समझौता हुआ है वो किससे हुआ है? स्काई एयर के साथ हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार की एक योजना चलाई गई थी तेलंगाना में, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट। ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो तस्वीर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। और ये इसके 2 जो है मतलब 2 राजधानियाँ हैं, एक शिमला है, दूसरी कौन सी है? धर्मशाला है। और आपको याद होगा कि जो इसके मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने अपना कांगड़ा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। लाहौरी जुराब और दस्तानों को जीआई टैग मिला था हाल ही में। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भी हिमाचल प्रदेश में ही हुआ था। विजेता लद्दाख रहा था। आदि बद्री धाम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आदि बद्री धाम समझौता हुआ है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में। सबसे ऊंचाई पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही बना है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। 2 नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन और पिन वैली नेशनल पार्क। कुगती और कलिछो दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही है। 3 झीलें हैं, खजियर, परासर और रेणुका झीलें। 12 जिले हैं। विधानसभा की 68 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो याद रखना। कहाँ की महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 को जीत लिया है? तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का जो विजेता टीम है
उसके बारे में आपको बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल की टीम ने इसे जीता है। तो फ्रेंड्स, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर पुरुष का खिताब जीता है। तो देखो इसको, पुरुष वाला जो खिताब है ना, उसको जीता है किस टीम ने? हरियाणा की टीम ने जीता है। किसको हराया? भारतीय रेलवे को। महिला वर्ग का जो खिताब है केरल ने जीता है, केरल की टीम ने किसको हराया? भारतीय रेलवे को। तो दोनों ही टीमों ने भारतीय रेलवे को ही हराया है। महिलाओं में केरल की टीम, पुरुषों में हरियाणा की टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल पुरुष और महिला चैंपियनशिप 2021-22 बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। बेसिकली याद रखना कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ ये भुवनेश्वर में किया गया। हाल ही में किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का अवार्ड भी जीत लिया है कर्नाटका बैंक ने। तो इस साल कई सारे अवार्ड जीत रहा है कर्नाटका बैंक, तो याद रखना है इसको भी कि सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का अवार्ड भी कर्नाटका बैंक ने ही जीता है। और 3 बैंकिंग पुरस्कार जीते हैं कर्नाटका बैंक ने। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार समारोह 2020-21 के अंतर्गत IBA यानी कि भारतीय बैंक संघ के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक बना, बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन बैंक बना, AIML और डेटा एनालिसिस का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने वाला बैंक भी कर्नाटका बैंक ही है। और कर्नाटका बैंक की स्थापना हुई थी 1924 में, मुख्यालय बेंगलुरु में है। MD और CEO हैं महाबलेश्वर MS। और हाल ही में कर्नाटका बैंक ने CII का DX 2021 पुरस्कार भी जीता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक अमेरिकी फर्म सेंटिनल-1 ने मॉडिफाइड एलिफेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो आपको बताना है कि मॉडिफाइड एलिफेंट है क्या? आतंकवादी समूह, राजनीतिक समूह, हैकिंग ग्रुप, लोकतंत्र विरोधी समूह। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। आपको क्या आएगा? एक ईमेल आएगा। ईमेल बिल्कुल साधारण सा लगेगा, उसको आप ओपन करेंगे, सिस्टम आपका गया, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव केस में जो कि 2018 में हुआ था, उसमें जो इसके एक्टिविस्ट थे उनके कंप्यूटर को भी इसी मॉडिफाइड एलिफेंट हैकर ग्रुप ने हैक किया था। इसे जो है स्पीयर फिशिंग भी कहते हैं। तो अननोन कुछ भी आए, ठीक है, उसको ओपन नहीं करना है, चाहे वो व्हाट्सएप पर आए और चाहे वो कहाँ पर आए, आपके ईमेल पर आए। ओपन मत करना, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर को किस ब्रांड के विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है? देखिए फ्रेंड्स, ये निर्देश दिए गए हैं सेंसोडाइन को। आप जब सेंसोडाइन का एडवर्टीजमेंट देखते होंगे तो वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं इस प्रकार से और बताते हैं कि सेंसोडाइन ये है, सेंसोडाइन वो है, तो इसको रोका गया है, ठीक है। तो सरकार ने सेंसोडाइन और नापतोल के खिलाफ आदेश जारी किया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने नियमों के उल्लंघन को लेकर विज्ञापन पर पाबंदी लगाई है। CCPA ने भ्रामक विज्ञापन दिखाने का दोषी पाते हुए ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर को भारत में सेंसोडाइन उत्पाद का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है। CCPA ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नियमों के उल्लंघन को लेकर विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है। CCPA ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। 27 जनवरी को ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर के खिलाफ आदेश पारित किया था। प्राधिकरण ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के खिलाफ भी अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार में भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार गतिविधियों के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश पारित किए हैं। CCPA ने 2 फरवरी को नापतोल को विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया था। इसके अलावा CCPA ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग को सेट ऑफ टू गोल्ड ज्वेलरी, मैग्नेटिक नी सपोर्ट और एक्यूप्रेशर योग स्लीपर्स के विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा नापतोल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो बात करेंगे अब हम लोग CCPA के बारे में। तो CCPA मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये पारित कब हुआ? 1986 में। प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10(1) के तहत किया गया है। अब देखो, इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया है तो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया है और
उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने के लिए अपने दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास किया है। सीसीपीए का उद्देश्य उपभोक्ता के उन अधिकारों की रक्षा करना है जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक। नया अधिनियम सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने और भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों को पहचानता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिप्लेस किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा। इसको जरूर आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। अगर वीडियो आपको पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।